हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं जो कि विभिन्न PCS एवं IAS में भी पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम एवं जनरल कंपटीशन के लिए भी काफ़ी उपयोगी रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, देखते हैं। पृष्ठीय वायु चक्रवात कथन कारण वाला क्वेश्चन है। पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर अभ्यंतर कुंडलित होती है। कारण है हवा चक्रवात के केंद्रों में अवरोहित होती है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों कारण कथन का व्याख्या भी स्पष्टीकरण भी करता है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कहाँ? तो कैरेबियन सागर में उठते हैं। टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं तो कैरेबियन सागर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में टोर्नेडो एली कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टोर्नेडो एली कहा जाता है? तो मिसिसिपी मैदान को टोर्नेडो एली कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टोर्नेडो एली कहा जाता है? तो मिसिसिपी मैदान को कहा जाता है। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसे आप सामान्य रूप से टोर्नेडो से संबद्ध करेंगे? तो टोर्नेडो से संबद्ध USA में टोर्नेडो आता है। ठीक है, निम्न में से किसे आप सामान्य रूप से टोर्नेडो से संबद्ध करेंगे? तो USA को। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मापक टोर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो फुजीटा स्केल जो है टोर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मापक टोर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो फुजीटा स्केल को टोर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? तो चीन सागर जो है टाइफून नामक चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होता है। टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? तो चीन सागर सबसे अधिक प्रभावित होता है। ठीक है, टोर्नेडो और क्षेत्र दिया हुआ है, कौन सा क्षेत्र किस चक्रवात से प्रभावित होता है? तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सा चक्रवात आता है? ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात है उसको विली विली बोला जाता है। विली विली ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, विली विली में क्या आता है? ये ऑस्ट्रेलिया में विली विली। चीन में क्या आता है? तो चीन में जो चक्रवात आता है उसको टाइफून बोला जाता है और भारत में चक्रवात ही बोला जाता है। ठीक है, भारत में चक्रवात ही बोला जाता है और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो चक्रवात आता है उसको हरिकेन बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी मैच करने के लिए मतलब सूची मिलान करने के लिए पूछे जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या बोला जाता है? विली विली। चीन में टाइफून, भारत में चक्रवात और संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन बोला जाता है। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। विली विली कहाँ आता है? तो यहाँ भी सूची 1 को 2 से मिलाना है। विली विली ऑस्ट्रेलिया में। हरिकेन कहाँ? तो हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका में। टाइफून कहाँ? तो टाइफून चीन में। और बोगियो कहाँ आता है? तो बोगियो आता है फिलीपींस में। बोगियो फिलीपींस में जो चक्रवात आता है उसको बोगियो बोला जाता है। आंसर बी हो जाएगा। टी का तीसरा। बोगियो कहाँ? फिलीपींस में। ध्यान रखेंगे, विली विली ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका, टाइफून चीन और बोगियो फिलीपींस। बी आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। विली विली
ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका, टाइफून चीन और बोग्यो फिलीपींस। विली विली है, क्या है विली विली? तो उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। नेक्स्ट देखते हैं, बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है किसका? तो तूफान का सूचक है, बी आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है, तूफान का सूचक है, बी आंसर हो जाएगा। निम्न चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया है? तो नरगिस ने प्रभावित भारत को नहीं किया था। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है। इसका क्या कारण है? तो समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है। इसका क्या कारण है? तो समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं। आर्द्रता से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। आर्द्रता से संबंधित वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबद्ध है। ठीक है, नमी को जल वाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबद्ध है। तो ये भी सही है, ये भी सही है और सही व्याख्या भी करता है। वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबद्ध है। नमी को जल वाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबद्ध है। ठीक है, नमी को जल वाष्प के रूप में रखने की क्षमता जो है तापमान से संबद्ध है, और वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबद्ध है। तो दोनों सही है और कारण व्याख्या भी स्पष्टीकरण भी करता है। तो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम क्या है? उमस वाला होता है। ठीक है, उमस वाला होता है। ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। तो ह्यूमिड हीट। ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। वायु दाब से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। वायु दाब से संबंधित क्वेश्चन, दोनों गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पट्टिका होती है। ये सही है। दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पट्टिकाएं होती है। निम्न दाब क्षेत्र कारण निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर अस्थायी होती है। निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर अस्थायी होती है। ये गलत है, ये सही है। दोनों गोलार्धों के 60 से 65 डिग्री अक्षांशों में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पट्टिकाएं होती हैं। ये सही है और आर गलत है। तो सी आंसर हो जाएगा। ये सही परंतु आर गलत। दोनों गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी पाई जाती है, जहां वर्ष भर तापक्रम कम होने के बावजूद निम्न दाब मिलता है। यद्यपि इस पेटी का तापक्रम से कोई संबंध नहीं है, अतः ये सही है। निम्न दाब क्षेत्रों का विकास प्रायः स्थलीय भागों पर होती है, जबकि उच्च दाब क्षेत्र अधिकांशतः महासागरों में विकसित होती है। अतः कारण आर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न अक्षांशों उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबद्ध करेंगे? तो 30 डिग्री को
30 डिग्री अक्षांश को हॉर्स अक्षांश से संबद्ध किया जाएगा। निम्न अक्षांशों उत्तरी तथा दक्षिणी में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबद्ध करेंगे? तो 30 डिग्री को। दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य उच्च वायु दाब पाया जाता है। भूमध्य रेखा से उठी वायु तथा उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की वायु इन अक्षांशों में नीचे उतरकर बैठती हैं, जिससे इसका आयतन कम होने के कारण वायु दाब अधिक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सागरों के ऊपर लगभग 30 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान दो कटिबंधों में से प्रत्येक हॉर्स अक्षांश कहलाता है। सागरों के ऊपर लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान दो कटिबंधों में से प्रत्येक हॉर्स अक्षांश कहलाता है। ठीक है, ये सही है, एक सही है। हॉर्स अक्षांश निम्न दाब कटिबंध है, तो ये गलत है। ठीक है, तो केवल एक आंसर हो जाएगा, ए आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वायु दाब सबसे कम होता है, तो वायु दाब सबसे कम ग्रीष्म ऋतु में होता है। वायु दाब सबसे कम ग्रीष्म ऋतु में होता है, बी आंसर हो जाएगा। बादल से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो वर्षा स्तरीय वर्षा जो है अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है, सी आंसर होगा। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल कौन सा है? तो पच्छाव स्तरीय जो है सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल पच्छाव स्तरीय हैं। पच्छाव स्तरीय बादल सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं। ये मुख्यतः 18,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। निम्नलिखित जलवायु और भूगोल विषयक तथ्यों पर विचार कीजिए। संघनन, उच्च ताप एवं आर्द्रता, पर्वत विज्ञान, ऊर्ध्वाधर हवा, तो गर्जन, मेघ, इनमें से किस किस तथ्य के कारण होता है? तो 1, 2 और 4 के कारण, मतलब कि संघनन, उच्च दाब एवं आर्द्रता और ऊर्ध्वाधर हवा के कारण होता है। ये गर्जन, मेघ, इनमें से 1, 2 और 4 के कारण होता है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तड़ित झंझा के दौरान आकाश में तड़ित किनके द्वारा उत्पन्न होती है? तड़ित झंझा के दौरान आकाश में तड़ित किनके के कारण उत्पन्न होती है? तो उपर्युक्त में से कोई भी तड़ित उत्पादित नहीं करता है। ठीक है, इनमें से कोई भी तड़ित उत्पादित नहीं करता है। आकाश में कापासी वर्षा मेघों के मिलने से, इससे भी नहीं। तड़ित से जो वर्षा मेघों को पृथक करती है, इससे भी नहीं। हवा और जल कणों के ऊपर की ओर तीव्र चलन से, इससे भी नहीं। डी हो जाएगा। उपर्युक्त में से कोई भी तड़ित उत्पादित नहीं करता। ठीक है, इस प्रश्न के अंग्रेजी वर्जन में मेघ गर्जन थंडर को उत्पन्न करने वाले कारकों के बारे में पूछा गया है, जबकि हिंदी संस्करण में मेघ गर्जन के स्थान पर तड़ित लाइटनिंग को उत्पन्न करने वाले कारकों के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर उत्तर अंग्रेजी संस्करण में पूछे गए प्रश्न के संदर्भ में दिया जा रहा है। बिजली के चमकते ही ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, जिस कारण तापमान अचानक बढ़ जाता है और तीव्रता से अचानक
फैलती है, इसी कारण भयंकर आवाज उठती है। इसे ही मेघ गर्जन कहते हैं। बड़ी बड़ी जल की बूंदों के टूटने के कारण तड़ित उत्पन्न होती है। उपयुक्त में से कोई भी कारक मेघ गर्जन उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप वामावर्त होता है। ये सही है। उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप वामावर्त होता है। सही है। उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में पवन प्रतिरूपों की दिशाओं का निर्धारण कोरियोलिस प्रभाव से होता है। तो ये भी सही है और सही स्पष्टीकरण करता है। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हवा के पैटर्न्स, अभिकथन और कारण। हवा के पैटर्न्स दक्षिणी गोलार्ध में हवा के पैटर्न्स दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई की दिशा में दक्षिणावर्त एवं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में होते हैं। ये गलत है। और उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में हवा के पैटर्न्स कोरियोलिस प्रभाव से निश्चित होते हैं। ये सही है। उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में हवा के पैटर्न्स कोरियोलिस प्रभाव से प्रभावित होते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में दाएं की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं की ओर चलती है, तो कोरियोलिस बल से ही प्रभावित होते हैं। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये गलत परंतु आर सही होगा। ये गलत परंतु आर सही। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा अस्थायी होती है। क्यों? उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा अस्थायी होती है। क्यों? उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है, इस कारण। ये सही है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है, इसलिए ये सही है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल अधिक होता है। ये गलत है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा स्थायी होती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है, इस वजह से, न कि कोरियोलिस बल अधिक होता है। ये वाला नहीं होगा। ये आंसर हो जाएगा। एक आंसर हो, एक सही है। नेक्स्ट देखते हैं। गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा क्या है? तो दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने को बोला जाता है। गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा क्या है? तो दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने हैं। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तूफानी चालीसा, रोरिंग फोर्टिस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? वे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में निर्बाध बहती हैं। वे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में निर्बाध बहती हैं। ये नहीं होगा। कौन सही? तो ये नहीं होगा। ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती है। तूफानी चालीसा, रोरिंग फोर्टिस ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में निर्बाध बहती है। नहीं, ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती हैं। सही है। इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिमी से पूर्व की ओर होती है। इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। सही है। मेघाच्छादन, आकाश, वर्षा और खराब मौसम इनके साथ सामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं। तो
बी आंसर हो जाएगा। 2, 3 और 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती हैं? तो हिंद महासागर में। विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती हैं? तो हिंद महासागर में लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती हैं। ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देते हैं, रोरिंग 40 शब्द प्रयुक्त होता है इनके लिए। तो सशक्त समुद्री हवाएं 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य। सशक्त समुद्री हवाएं 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य। ठीक है, रोरिंग 40 शब्द प्रयुक्त होता है। सशक्त समुद्री हवाएं 40 से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है ये, किसी भी पीसीएस और जनरल के भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे दोस्तों। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, हिस्ट्री का भी उसमें काफ़ी वीडियो आ चुका है, और ज्योग्राफी का भी, उसमें जा कर के और रिवीजन भी कर सकते हैं। और सेशन अगर पसंद आता हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ऐसे और भी इम्पोर्टेंट वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? जाड़े का तापमान बढ़ जाता है, जाड़े का तापमान बढ़ जाता है चिनूक हवाओं से। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो जाड़े का तापमान बढ़ा देती है ये चिनूक हवाएं, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? तो पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में पवन की बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? पृथ्वी का घूर्णन। सी आंसर। दक्षिणी गोलार्ध में पवन की बाईं ओर तथा उत्तरी गोलार्ध में पवन के दाहिनी ओर विचलन कोरियोलिस बल के कारण होता है। कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला एक बल है। ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछे जाते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं तो व्यापारिक पवनें होती हैं। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं, व्यापारिक पवनें होती हैं। बी आंसर हो जाता है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें क्या हैं? तो व्यापारिक पवनें हैं। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है? तो मानसून जलवायु का। पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है? तो मानसूनी जलवायु का। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्थानीय हवाएं से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो फोन, ये स्थानीय पवन और क्षेत्र से संबंधित मिलान करना है कि कौन सी स्थानीय पवन कहाँ चलती है। तो फोन कहाँ चलती है? आल्प्स पर्वत पर। फोन बी आंसर है। एक का चौथा, फोन कहाँ? आल्प्स पर्वत पर चलती है। सीमूम कहाँ चलती है? सीमूम कुर्दिस्तान में। और सेंटा आना कहाँ चलती है? तो सेंटा आना कैलिफोर्निया में। और जोंडा कहाँ चलती है? तो जोंडा चलती है अर्जेंटीना में।
जोंडा अर्जेंटीना में। देख लीजिए एक बार फिर से। फॉन कहाँ चलती है? तो फॉन चलती है आल्प्स पर्वत पर। सिमोम कहाँ चलती है? तो सिमोम कुर्दिस्तान में। और सेंटा आना कहाँ चलती है? तो सेंटा एना कैलिफोर्निया में चलती है। और जोंडा कहाँ चलती है? तो जोंडा अर्जेंटीना में चलती है। ध्यान रखेंगे। फॉन आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल से ऊपर चढ़कर उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरती है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। सिमोम अरब रेगिस्तान में चलने वाली शुष्क हवा है। कुर्दिस्तान इसी रेगिस्तान के अंतर्गत आता है। सेंटा एना दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलने वाली स्थानीय हवा है। सेंटा आना दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलने वाली स्थानीय हवा है। ठीक है। और जोंडा एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान के सहारे अर्जेंटीना में प्रवाहित होता है। जोंडा एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान के सहारे अर्जेंटीना में प्रवाहित होता है। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉन एक स्थानीय पवन है। कहाँ? तो स्विट्जरलैंड की। फॉन एक स्थानीय पवन कहाँ है? स्विट्जरलैंड की, जो कि आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल के ऊपर चढ़कर उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरती है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है फॉन का। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ब्लिज़ार्ड जो है चिली में नहीं बहती है। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये सही है। सिरक्को सिसिली में, सिसिली इटली का जो क्षेत्र है, सिरक्को। और नॉर्वेस्टर ध्यान रखेंगे, भारत में चलती है। नॉर्वेस्टर भारत में, ये बार बार कभी पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्व में प्रवाहित होने वाली स्थानीय हवा है। सिरक्को सहारा मरुस्थल से उत्तर पूर्व दिशा में भूमध्य सागर की ओर चलकर सिसिली, इटली, स्पेन आदि यूरोपीय देशों में प्रविष्ट होती है। और ब्लिज़ार्ड हिम झंझा युक्त ध्रुवीय हवाएं होती हैं। इसका प्रवाह क्षेत्र दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र, साइबेरिया, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। चिली इसके अंतर्गत नहीं आता है। ब्लिज़ार्ड जो है कहाँ? तो इनका प्रवाह क्षेत्र दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र, साइबेरिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है। ये क्या है? ब्लिज़ार्ड हिम झंझा युक्त ध्रुवीय हवाएं होती है। इनका प्रवाह क्षेत्र दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र, साइबेरिया, कनाडा, दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में भी, और साइबेरिया, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में है। चिली में नहीं है। ठीक है। ब्लिज़ार्ड का। नॉर्वेस्टर भारत में चलने वाली स्थानीय पवन है, जिन्हें काल बैसाखी भी कहा जाता है। ठीक है। भारत में चलने वाली नॉर्वेस्टर को काल बैसाखी भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, इनसे क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं स्थानीय पवन से। निम्न स्थानों में से किस एक में रुधिर वर्षा होती है? तो रुधिर वर्षा इटली में चलती है। ये आंसर हो जाएगा, रुधिर वर्षा इटली में। सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म, शुष्क तथा रेत भरी हवा सिरक्को कहलाती है। इस हवा के साथ लाल रेत की मात्रा अधिक होती है। इस हवा के साथ, सिरक्को के साथ लाल रेत की मात्रा अधिक होती है। जब ये हवाएं भूमध्य सागर से होकर गुजरती हैं तो नमी धारण कर लेती है और दक्षिण इटली में कभी कभी वर्षा भी प्रदान करती है। जब वर्षा के साथ लाल रेत नीचे गिरती है तो इसे रुधिर वर्षा या रक्त दृष्टि कहा जाता है। ठीक है। इसमें
मतलब कि रेत भी हवा के साथ जाता है और वर्षा होता है, तो इसको बोला जाता है रुधिर वर्षा, जो कि इटली में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्थानीय वायु और संबंधित देश उपयुक्त में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित इसमें से नहीं है, तो सिरक्को फ्रांस में नहीं, सिरक्को फ्रांस में नहीं, इटली में चलता है ना सिरक्को, जो कि रुधिर वर्षा करवाता है, इटली में चलता है। ये सही नहीं है। बोरा इटली में और ब्लिजर्ड कनाडा में ये चलती है, तो सिर्फ एक सही नहीं है, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। सिरक्को एक भूमध्य सागरीय पवन है जिसका उद्गम सहारा रेगिस्तान में होता है। सिरक्को पवन द्वारा लीबिया से उठाए गए धूल कण को माल्टा, इटली, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया एवं ग्रीस तक पहुंचाया जाता है, अतः ये फ्रांस से संबंधित नहीं है। ठीक है। सिरक्को पवन द्वारा लीबिया से उठाए गए धूल कण को माल्टा, इटली, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया एवं ग्रीस तक पहुंचाया जाता है, अतः यह फ्रांस से संबंधित नहीं है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व वन क्षेत्र में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? विश्व वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो शीतोष्ण शंकु वृक्ष वन, शीतोष्ण शंकु वृक्षी वन का ये आंसर हो जाएगा। विश्व वन क्षेत्र में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? शीतोष्ण शंकु वृक्षी वन का। उपरोक्त में से शीतोष्ण शंकु वृक्षी वन वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक क्षेत्र को आच्छादित किए हुए हैं। शीतोष्ण शंकु वृक्षी वन मुख्यतः उच्च अक्षांशों पर पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं कहाँ? तो ब्राजील में पाए जाते हैं सदाबहार वर्षा वन, ब्राजील में। बी आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं कहाँ? तो विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं कहाँ? तो विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहाँ विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? तो कांगो घाटी में। निम्नलिखित में से कहाँ विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन? तो कांगो घाटी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन हैं कौन सा? तो ब्राजील में। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन हैं ब्राजील में हैं। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? तो जापान का सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है जापान का। जापान में 68.6% भाग वनाच्छादित है। इंडोनेशिया में 51.4%, भारत में 23, अब तो लगभग 25% के आसपास हो गया है ना। चीन में 22। कोनधारी वन नहीं पाए जाते हैं। कोनधारी वन नहीं पाए जाते हैं। अमेजोनिया में नहीं पाए जाते हैं कोनधारी वन। ठीक है। कोनधारी वन कोनिफेरस फॉरेस्ट 50 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के में उत्तर में टुंड्रा एवं दक्षिणी भाग में
पर्णपाती वनों के मध्य पाए जाते हैं। विश्व में इन वनों का क्षेत्र कनाडा, यूरोप, एशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलता है। अतः स्पष्ट है कि अमेजोनिया, ब्राजील इस वनों के अंतर्गत नहीं आता है। ब्राजील तो उष्णकटिबंध वाले क्षेत्र में आता है ना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, क्योंकि विषुवत रेखा उधर से गुजरती है ना उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। और ये जो कोनधारी वन जो होते हैं वो होते हैं टुंड्रा वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट देखते हैं शंकुधारी वन जहाँ मुख्यतः पाए जाते हैं वे हैं शंकुधारी वन, शीतोष्ण क्षेत्र में। नेक्स्ट देखते हैं शंकुधारी वन जहाँ मुख्यतः पाए जाते हैं, शंकुधारी वन मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अफ्रीका के निम्नलिखित देशों में से किसमें सघन उष्णार्द्र वन पाए जाते हैं? तो आइवरी कोस्ट में। अफ्रीका के निम्नलिखित देशों में से किसमें सघन उष्णार्द्र वन पाए जाते हैं? तो आइवरी कोस्ट में पाए जाते हैं। प्रश्नगत देशों में आइवरी कोस्ट में सघन उष्णार्द्र वनों का विस्तार मिलता है। आइवरी कोस्ट गिनी खाड़ी तट पर अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शीतोष्ण वनों के विपरीत यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का निवृक्षण किया जाए तो उत्पादी कृषि स्थल निकलते हैं जो कई वर्षों तक रासायनिक उर्वरकों के बिना भी गहन कृषि का भरण पोषण कर सकते हैं। तो ये गलत है। शीतोष्ण वनों की तुलना में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की प्रधान उत्पादकता बहुत अधिक होती है। शीतोष्ण वनों की तुलना में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की प्रधान उत्पादकता बहुत अधिक होती है। ये सही है, मतलब आर सही है परंतु ए गलत है, तो डी आंसर हो जाएगा। ए गलत परंतु आर सही। देखिए शीतोष्ण वनों के विपरीत यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का ये शीतोष्ण वनों की विपरीत यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का निर्विक्षण किया जाए तो उत्पादी कृषि स्थल निकलते हैं जो कई वर्षों तक रासायनिक उर्वरकों के बिना भी गहन कृषि का भरण पोषण कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है, वहाँ पे रासायनिक तत्वों क्या बोलते हैं, बहुत भूमि जो है अनुर्वर होता है, तो वहाँ पे नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाएं तो वह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्षा वन की मृदा में पोषक का अभाव होता है। वर्षा वन की मृदा में पोषक का अभाव होता है। ठीक है, यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिया जाए तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजन नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्षा वन की मिट्टी में पोषकों का अभाव होता है, इसीलिए ये आंसर हो जाएगा। यही बात यहाँ पे ये बोला जा रहा था। ठीक है, कि तुरंत मतलब कि वो पुनर्योजित हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसलिए ये गलत था। यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिया जाए तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं होगा। उष्णकटिबंधीय
यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिया जाए तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता। इसका प्रमुख कारण वर्षा वन की मृदा में पोषक तत्वों का अभाव होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कौन से लकड़ी कहाँ किस देश में मिलता है उसका, तो देवदार कहाँ मिलेगा, सी आंसर होगा, देवदार मिलेगा ए का दूसरा कनाडा में। डगलस फर कहाँ मिलेगा, डगलस फर मिलेगा मैक्सिको में। महोगनी कहाँ मिलेगा, महोगनी मिलेगा होंडुरास में। और सागौन कहाँ मिलेगा, सागौन मिलेगा म्यांमार में। सी आंसर होगा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। देवदार कहाँ, देवदार कनाडा में, डगलस फर मैक्सिको में, महोगनी होंडुरास और सागौन म्यांमार में। देख लेते हैं फिर से। देवदार कनाडा, डगलस फर मैक्सिको, महोगनी होंडुरास, सागौन म्यांमार में। सूची वाला मिलान वाला है, इसको देख लीजिए। मानसूनी वन कहाँ, मानसूनी वन में क्या मिलता है, सागौन तथा साखू मिलता है। विषुवतरेखीय वन में महोगनी एवं रेजवुड मिलता है, रोजवुड। विषुवती रेखीय वन में महोगनी एवं रोजवुड। भूमध्य सागरीय वन में क्या मिलता है, आलू बुखार, प्लम एवं जैतून। भूमध्य सागरीय वन में आलू बुखार, प्लम एवं जैतून। और कोंधारी वन में चीड़ तथा फर मिलता है। कोंधारी वन में चीड़ तथा फर। भूमध्य सागरीय वन में आलू बुखार ये प्लम तथा जैतून। और विषुवतरेखीय वन में महोगनी और रोजवुड। और मानसूनी वन में सागौन तथा साखू मिलता है। ध्यान रखेंगे। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है, तो कनाडा है। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कनाडा है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो भारत है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। ठीक है, भारत में इतना, बाकी में डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है, तो डेलबर्जिया जाति शीशम से संबंधित है। डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से, तो शीशम से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आता हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि और भी इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए लाया जा सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।